धानी की कोई सास नहीं थी। धानी अपने ससुर शंकर और पति पुनीत के साथ रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उसकी बुआ माला वहां पर आती है। धानी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी बुआ एक नंबर की जलनखोर है, जो कि हमेशा लोगों की चुगलियां करके उनके बीच लड़ाइयां करवाया करती थी। ऐसी एक दिन वो रसोई में खाना बना रही थी। तभी इसकी बुआ वहां पर आती है और देखती है कि धानी फ्रिज में से आटा निकालकर बाहर रख रही है। तभी वो बोलती है, अरे, ये क्या है बहू? बासी आटे की रोटी बनाती है। ये खाएगा कौन? बुआ जी, रोटी पर किसी का नाम नहीं लिखा है और मैं तो हमेशा ही 2 पराठे जितना आटा फ्रिज में रख देती हूँ। एक्चुअली पुनीत जी को कभी कभी बहुत जल्दी जाना होता है ना, तो वो बिना नाश्ता किए निकल जाते हैं और अगर आटा पहले से फ्रिज में रखा होता है तो मैं उनके लिए जल्दी से पराठे सेक देती हूँ और वो खाकर निकल जाते हैं और जिस दिन वो लेट हो जाते हैं ना, उस दिन मैं खा लेती हूँ। बहू, इसका मतलब है तू पुनीत को रात के आटे के पराठे खिलाती है? नहीं बुआ जी, ऐसा रोज का कोई फिक्स नहीं है। जिस दिन उन्हें जल्दी जाना होता है ना, बस उस दिन मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उन्हें चाय और पराठे खाने की आदत है और वो बाहर का कुछ भी नहीं खाते हैं। बहू, पुनीत तेरा पति है। तुझे उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। उसकी हेल्थ का भी ध्यान दे। बहू, अब तो इस घर की बहू है। इस घर का और इस घर के लोगों का ध्यान रखना तेरा काम। जब तक भाभी थी, उन्होंने सबका ख्याल बहुत अच्छे से रखा और तू सबको बासी खाना खिलाती है। बुआ जी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने पति का और ससुर जी दोनों का अच्छे से ध्यान रख सकूँ। बाकी अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो वो साफ साफ आकर मुझे बता देते हैं और मैं आगे से वो काम नहीं करती हूँ। हमारे बीच में सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे कभी ये महसूस होता ही नहीं है कि मैं अपने ससुराल में हूँ। वो तो होगा ही बहू, क्योंकि तेरी सास नहीं है ना। एक सास ही होती है जो गलत और सही बताती है। लोग सही कहते हैं, सास होना जरूरी है। नहीं तो सास बिना ससुराल तो बर्बाद हो जाता है। बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको मेरे अंदर कोई कमी दिखाई देती है क्या? आपको यहाँ आकर ये महसूस हुआ है क्या कि मैं अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा रही हूँ? अरे नहीं नहीं बहू, मैं तो बस एक मिसाल दे रही थी। वैसे तू घर तो संभाल ही लेती है और घर वालों का भी ध्यान भी अच्छे से रखती है। मैं तो कह रही हूँ कुछ ज्यादा ही रखती है, वो तो दिखता ही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बुआ जी मुझे किसी चीज का ताना दे रही हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा कि वो क्या बात है। मेरे रहते हुए मेरे भाई के घर पे सिर्फ मेरा हक होगा। अब तू देख, मैं तेरी कैसे चुगली करती हूँ। अभी जाती हूँ भैया के पास और तेरी शिकायत करती हूँ। बड़ी आई, यहाँ की महारानी बनने वाली। इस घर में पहले भी मेरा राज चलता था और अब भी मेरा ही रहेगा। कुछ देर बाद माला रसोई से निकलकर अपने भाई शंकर के पास जाती है, जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तभी धानी से जलन के कारण वह शंकर से उसकी बुराई करते हुए बोलती है, भैया, आप ये मत सोचना कि मैं चुगली कर रही हूँ या आपकी बहू से जल रही हूँ, लेकिन ये सब जानने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। आखिर है तो ये मेरी भी फैमिली ना। माला, हुआ क्या है? तुम्हें जो बोलना है तुम साफ साफ बोलो। ऐसे बातों को घुमाओ मत। भैया, आपको पता है आपकी बहू आपके इकलौते बेटे को बासी खाना खिलाती है, और आपको पता है ना, पुनीत बासी खाना खा के बीमार हो जाता है और फिर भी उसे बासी खाना खिलाती है। नहीं, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बात वह भी अच्छे से जानती है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। भैया, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप खुद अपनी बहू को बुलाकर पूछ लीजिए। और आज ही आपके बेटे को बासी खाना खिलाया है, उसने खुद बताया मुझे। माला के कहने पर शंकर अपनी बहू को आवाज देता है। उसके आने पर वो अपनी बहू से पूछता है, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज बासी आटे की रोटी बनाई है हम सब के लिए। तुम हम सबको बासी खाना खिलाती हो? नहीं, वो पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मैं बस करो बहू, तुम्हारी हकलाती जुबान साफ साफ बता रही है कि तुम्हारी बुआ बिल्कुल सही कह रही है। आज तक तुमने हमें बासी ही खाना खिलाया है।
तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी हमने। पापा जी माफी चाहती हूँ, पर मैं आपको या पुनीत को बासी खाना नहीं खिलाती। हाँ, आटा बासी होता है पर रोटियाँ नहीं। रोटियाँ तो मैं आपके लिए ताजा ही बना देती हूँ। इतना बोलकर धानी वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसने अपने ससुर की नजरों में गुस्सा देख लिया था और ये सब कुछ उसकी जलनखोर बुआ की चुगली की वजह से हुआ था। अब वो सतर्क रहने लगी थी। समय बीतता है और ऐसे एक दिन पुनीत घर पर आता है, जिसे देख धानी पुनीत के पास आती है और उससे कहती है, जब से बुआ जी आई हैं, तब से मेरा जीना हराम हो गया है। बस पूरा दिन वो ससुर जी से मेरी चुगली करके उनके कान भरती रहती हैं। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो चुका है और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। प्लीज आप कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर ले चलिए। यार धानी, तुम बाहर घुमाने की बात कर रही हो। अरे कैसे लेकर जाऊं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए? पैसे कहाँ हैं मेरे पास? और पिताजी से मांगा तो 4 बातें सुना देंगे, क्योंकि तुम तो जानते हो कितने कंजूस है। और मेरी तनख्वाह वो तो अभी तक आई नहीं है। आप एक काम करिए ना, आप उनको बोल दीजिए कि आपके एक खास दोस्त की तबीयत खराब है और आप उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं और साथ में मुझे भी ले जा रहे हैं, क्योंकि आप अकेले बोर हो जाओगे। वैसे ये बात तुमने सही कही है। पिताजी से अगर मैं बात करूं तो वो ये बात जरूर मान लेंगे और पैसे भी दे देंगे और उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा। तुम रुको, मैं पिताजी से बात करके आता हूँ। पुनीत इतना कहकर अपने पिता के पास जाता है और धानी का बताया हुआ बहाना सुना देता है, जिसे सुनने के बाद शंकर वही करता है जिसकी पुनीत को उम्मीद होती है। वो अपनी अलमारी से पैसे निकालकर उसे दे देता है और अपनी बहू को भी साथ ले जाने की इजाजत दे देता है। पुनीत खुशी खुशी अपने कमरे में वापस आता है और धानी से कहता है, यार तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है यार। तुमने कहा था पिताजी पैसे देंगे और देखो उन्होंने पैसा दे दिया। अब हम दोनों मिलकर आराम से घूमेंगे, हम बाहर मस्ती करेंगे और चैन की सांस लेंगे। बुआ जी को यहाँ अपने भाई के साथ बैठकर जितना चुगली करनी है ना, कर लेने दो। अरे मेरी माँ, थोड़ा धीरे बोलो, अगर किसी ने सुन लिया ना तो कल्याण हो जाएगा। सही कह रहे हैं आप। चलिए हम दोनों मिलकर अपनी पैकिंग कर लेते हैं ताकि कल टाइम से निकल सके। मैं तो बहुत खुश हूँ। आज मेरी बात मानने के लिए थैंक यू सो मच। धानी और पुनीत बाहर घूमने जाने की खुशी में जल्दी जल्दी से सारी पैकिंग करते हैं और अगले दिन निकलने से पहले दोनों आपस में बात करते हैं। पुनीत जी, हम मसूरी जा रहे हैं ना घूमने के लिए, तो वहाँ पर तो आपका एक दोस्त भी रहता है, तो क्यों ना हम उन्हें भी साथ ले लें, क्योंकि उन्हें वहाँ के बारे में अच्छे से पता होगा और जितने लोग होंगे मजा उतना ही आएगा घूमने में। हाँ यार, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। इससे हमारे होटल के पैसे बचेंगे और जो बंदा हमारे साथ जाएगा वो हमें घुमा भी देगा। पुनीत और धानी की बातें फिर से बुआ सुन लेती है और जलन के कारण वो तुरंत अपने भाई से दोनों की चुगली कर देती है। भैया भैया, आपको पता है पुनीत अपने दोस्त से मिलने नहीं जा रहा, अपनी बीबी के साथ घूमने जा रहा है। अभी अभी उनकी बातें सुन के आई हूँ मैं। नहीं, मेरा बेटा मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सच में उसके दोस्त की तबीयत खराब है, वह उसी से मिलने के लिए जा रहा है। लंबा सफर है, वह अकेले बोर हो जाता, इसलिए वह अपनी पत्नी को साथ में लेकर जा रहा है। भैया, आपसे पैसे लेने के लिए उसने झूठ कहा है। ये सब झूठ बोलने के लिए उसकी पत्नी ने कहा था। एक बार अपने बेटे से बात कीजिए, मुझ पे यकीन ना हो तो, और उससे कहिएगा आपके सर पे हाथ रख के कसम खाए। मुझे यकीन है फिर वो सच्ची बोलेगा। माला की बात सुनकर शंकर को बहुत गुस्सा आता है और वो पुनीत को अपने कमरे में बुलाता है। बेटा, तुम सच बताओ कि तुम बहू के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे हो या अपने बीमार दोस्त से मिलने के लिए? मुझे अभी तेरी बुआ ने बताया कि तुम दोनों झूठ बोलकर बाहर घूमने के लिए जा रहे हो। पिताजी, मैं आपके सर की झूठी कसम नहीं खा सकता। सच ये है कि मेरा कोई दोस्त बीमार नहीं है। मैंने झूठ कहा था आपसे। वो क्या है ना, बुआ जी से परेशान होकर हम लोग बाहर घूमने जा रहे थे। अपने बेटे का झूठ सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आज से पहले पुनीत ने कभी उससे झूठ नहीं बोला था। माला की जलनखोरी की आदत के चलते धानी का ससुराल बिखर जाता है और सभी लोगों के बीच आपसी मनमुटाव हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।